अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वीडियो को थोड़ा अलग कर दिया है इसलिए, क्योंकि थोड़ा सा वो अलग रहा है। चलिए, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जितने क्वेश्चन से न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट है, पहला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, समतुल्य धारिता। समतुल्य धारिता यानी सी इक्विवेलेंट निकालने का कई बार पूछता है। फिर लेंस मेकर फार्मूला से पूछेगा, फिर हवाले इक्विवेलेंट लेंस के फार्मूला से पूछेगा, फिर हीट प्रोड्यूस पूछता है, फिर आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए पूछता है। चलिए, समतुल्य धारिता निकालने के लिए पूछता है, ठीक है। चलिए, समतुल्य धारिता में आपको पता होना चाहिए सी इक्विवेलेंट सीरीज में दो के लिए होता है, C1 C2 बाई C1 + C2। ये सीरीज के लिए होता है, सीरीज के लिए। दो से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3। अब सी इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C1 + C2। ये कब हो जाएगा, आपको पैरेलल के लिए हो जाएगा। ये कब हो जाएगा, पैरेलल के लिए हो जाएगा। तो चलिए इसको कराएं, कुछ न्यूमेरिकल करा देते हैं वो। चलिए, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। पहले इस फार्मूला पर आप ध्यान लीजिए, फिर से देखिए फार्मूला बता देते हैं। सी इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 बाई C1 + C2। दो सीरीज के लिए होता है, दो से ज्यादा होगा तो इस तरह सीरीज का फार्मूला होगा। पैरेलल में तो सीधा है C1 + C2 + C3 + C4 ऐसे चलते चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। यहाँ पे फार्मूला पहले फार्मूला आप याद कर ले दिमाग में। फार्मूला याद रहेगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा आपसे। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप फार्मूला अपना से जो है फार्मूला अपना से कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। चलिए, सी इक्विवेलेंट निकालना है। चलिए 8 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। फाइंड सी इक्विवेलेंट, फाइंड सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। निकालिए तो इसको। निकल गया। लाइट जला देने से, और लाइट आ रहा है क्या, लाइट ज्यादा मारा है ना, लाइट को थोड़ा सा। चलिए, हो गया। चलिए कैसे हो गया, ध्यान दीजिएगा इस पे, कैसे इसको बनाते हैं। देखिए, ये दोनों जो है सीरीज में है। सीरीज में कैसे पता चलेगा, देखिए इनके बीच में कोई भी एक्स्ट्रा तार नहीं है, इस सीरीज में है। तो चलिए, हमें सीरीज में अभी फार्मूला क्या बताया है, सी इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 बाई C1 + C2। चलिए स्टेप वाइज इसको मान लीजिए, कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ देते, स्टेप वाइज बनाते हैं। अगला मैं ट्रिक बता देंगे, ऑब्जेक्टिव में डील करें। स्टेप 1, तो सी इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C1 C2 बाई C1 + C2।
ये दो को सीरीज में, इसलिए सीरीज में है क्योंकि इसके बीच कोई एक्स्ट्रा तार नहीं है। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक्स्ट्रा तार नहीं है। तो चलिए एक को सी को 8 बोलते, दूसरे को 8 मान लेते हैं, फिर 8 + 8 हो जाएगा माइक्रोफेराड। 64/16 तो कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफेराड। अब ऊपर का 8 तो रहेगा, नीचे का इक्विवेलेंट का मतलब ये दोनों हट जाएगा, इसके बदले में अब 4 वाला लगेगा। ठीक है, ये दोनों हट जाएगा, इसके बदले में 4 वाला लगेगा, ए और बी। अब बोलिए दोनों हट के 4 लग गया। अब 4 और 8 ये पार्लेल है, क्यों? क्योंकि इसके बीच में यहां से यहां तक जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा तार फुटक गया है, तो यहां से यहां जाएंगे तो एक्स्ट्रा तार फुटक गया, तो 4 और 8 क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन सा कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है C1 + C2 होता है। तो स्टेप 2 में सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 + C2। तो 8 माइक्रोफेराड + 4 माइक्रोफेराड बराबर कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफेराड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, ए और बी के बीच में 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो प्रोसेस से आ गया सब्जेक्टिव को डील करने का तरीका। देखिए इसके बाद ऑब्जेक्टिव देंगे, बहुत तेजी में सोल्व कर देंगे तुरंत। ये तो हमारा सब्जेक्टिव को सोल्व करने का तरीका था। चलिए जो जरूरी है, ठीक है, अब इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए समय वेस्ट नहीं करना। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं जो शॉर्ट में बनाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, आप वीडियो को पॉज करके अपना समझ सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए अब आते हैं 6। आप शॉर्ट में बना के बताना है, उतना प्रोसेस में नहीं जाना है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ज्यादा चांस होता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछे। सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाना है बता दिए। चलिए यहाँ पर 6 या 4 भी देता ना यहाँ पर। चलिए 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड ए बी। चलिए ठीक है, सोल्व करिए, सब क्या करा देंगे बुआ। सब चैप्टर कराएंगे आराम से बुआ, इतना मैसेज करेगा बाप रे बाप। रुक जाओ, सबका कराएंगे बुआ। चलिए हो गया। तो चलिए इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, पहले इसको सीरीज को सोल्व कर लेते हैं शॉर्ट में। 4 और 4 का तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा इसमें C1 C2 / C1 + C2। 4 × 4 16 हो जाएगा, और 4 + 4 8 हो जाएगा। 16/8 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। तो दोनों हट के 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों जब हटेगा तो इसके बदले में क्या हो जाएगा 2, और ऊपर का 6, ऊपर नीचे तो जुड़ जाता है ना। 6 और 2 मिलके कितना बन जाएगा फाइनल रूप से 8 माइक्रोफेराड। इसका आंसर हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा 6 तो ऊपर है ही, 4 और 4 का सोल्व करेंगे सी इक्विवेलेंट, तो C1 C2 / C1 + C2। 4 × 4 16 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। 16/8 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो नीचे का दोनों हट के 2 हो जाएगा, और 2 में 6 जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा 8 माइक्रोफेराड हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट खाली आंसर बताना है आपको, जल्दी सोल्व करके। फिर से देख ले कैसे हुआ है। 4 और 4 का सी इक्विवेलेंट निकालें तो कितना हो गया 2 हो गया। ऊपर नीचे तो पार्लेल होता है ना, जुड़ता ही है। तो ऊपर का 6 आज दोनों मिलके 2 बना है, तो 6 और 2 मिलके क्या हो जाएगा फाइनल आंसर इसका 8 हो जाएगा। चलिए अगला का केवल आंसर देना है, आंसर कमेंट करना है बुआ, आंसर कमेंट करना है। 8 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड ARB में। आंसर कमेंट करिए इसका।
कमेंट करके बताइए आंसर। 7 7। चलिए 8 और 8 का कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा। 8 और 8 का देखिए, हम चाहते हैं तो शॉर्टकट भी बना सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट नहीं बनाना है। C1 C2 क्या कि इसमें एक्स्ट्रा घुमा के पूछे तो दिक्कत ना हो। तो 8 और 8, एक पहला को 8 मान लें, दूसरा 8 है, फिर 8 + 8 64/16 कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफेराड। इसमें देखिएगा सिक्वेलेंट C1 C2/C1 + C2 6 × 6/6 + 6 36/12 3 माइक्रोफेराड। तो ऊपर का 4 बन गया, ऊपर का 8 8 का 4 बन गया, और 6 6 का 3। देखिए यहाँ पर इसलिए इस प्रोसेस से जा रहा है कि 4 2 भी रहे तब भी बन जाए, 6 3 भी रहे तब भी बन जाए, 4 8 रहे तब भी बन जाए, अलग अलग रहेगा तब भी बन जाएगा। ठीक है ना, सेम का भी बन रहा है, अलग अलग भी रहेगा तब बन जाएगा। तो ऊपर का 4 और नीचे का, ऊपर दोनों का मिलकर 4 बना है, नीचे का दोनों का मिलकर 3 बना है, तो 4 और 3 मिलके 7 बन जाएगा। बहुत लोग सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं हमारा अगला इंपोर्टेंट पे आते हैं, लेंस मेकर फार्मूला पे आते हैं। टॉपिक नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2। वो कंसेप्ट नंबर 1 था, कंसेप्ट नंबर 2, उसको कंसेप्ट नंबर 1 बना लीजिएगा, कंसेप्ट नंबर 2। चलिए लेंस मेकर फार्मूला से पूछता है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले पढ़ाते हैं, बाकी सब एक्स्ट्रा भी करा देंगे, कुछ कुछ एक्स्ट्रा अलग 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 भी कराएंगे, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको करा देते हैं, जो बहुत ज्यादा पूछता है उसको पहले करा देते हैं, फिर भी कम इंपॉर्टेंट वाला भी कुछ कल करा देंगे। चलिए लेंस मेकर फार्मूला देखिए क्या होता है। 1/f बराबर μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे मेन होता है इसका रेडियस। कन्वेक्स लेंस होता है यानी उत्तल लेंस होता है, तो याद रखिएगा पहला R1 पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा R2 निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब कनकेव हो जाएगा तो उल्टा चलेगा, R1 निगेटिव और R2 पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखिएगा साइन कन्वेंशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस होगा ना तो पहला प्लस दूसरा माइनस, अवतल लेंस होगा तो पहला माइनस दूसरा प्लस, लेकिन ज्यादा केस इसमें यही पूछता है, यही पूछता है, ये ज्यादा केस यही पूछता है। ज्यादा उत्तल लेंस का ही पूछता है, अवतल लेंस का बहुत कम ही आता है। अवतल लेंस में पहला माइनस दूसरा प्लस हो जाएगा, पहला माइनस निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन हम लिखते हैं इस पर, क्वेश्चन इस पर लिखते हैं हम, जो पूछता है बार बार। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। द रेडियई ऑफ curvature of both surfaces of convex lens is 20 सेंटीमीटर आर हो जाएगा। बोथ सरफेसेस, दोनों सरफेस की 20 सेंटीमीटर है। देन फाइंड इट्स पावर, देन फाइंड इट्स पावर हिंदी लिखिएगा। किसी उत्तल लेंस
किसी उत्तल लेंस के बगल में लिखिएगा म्यू बराबर 1.5। किसी उत्तल लेंस के बगल में लिखिएगा म्यू बराबर 1.5। किसी उत्तल लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं, किसी उत्तल लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति ज्ञात करें। तो इसकी शक्ति ज्ञात करें तो पहले तो फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, तभी ना पावर निकलेगा। चलिए पहले फोकल लेंथ निकालते हैं। चलिए ये कन्वेक्स लेंस है तो R1 क्या होगा, प्लस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। दूसरा R2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5। तो फ्रॉम है लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f बराबर म्यू -1 1/R1 - 1/R2। चलिए म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5 -1 1/R1 20 हो जाएगा, -1/-20। चलिए 1.5 में से 1 घटेगा तो 1/2 हो जाएगा, 1.5 में से 1 घटेगा तो आधा हो जाएगा ना। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 20 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। चलिए एफ को सीधा करते हैं तो एफ बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। फिर से देख लीजिए, उत्तल लेंस है तो पहला प्लस दूसरा माइनस हो जाएगा, म्यू का वैल्यू है। लेंस में का फार्मूला से म्यू -1 × 1/R1 - 1/R2, 1.5 में से 1 घट गया, R1 की जगह पर 20, R2 की जगह पर -20, 20 और 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये इस एफ को सीधा करेंगे तो इधर भी तो सीधा करना पड़ेगा ना। तो हमारा जो है फोकल लेंथ कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब पावर निकालना होगा, पावर, तो पावर बराबर हो जाएगा 100/f डायोप्टर हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसमें पावर पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सेंटीमीटर बशर्ते हमारा एफ किस में होना चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं एफ हमारा किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में हो गया तो डायरेक्ट 100/f लिख लीजिए। एफ का वैल्यू है कितना 20 डायोप्टर आ जाएगा, 100/20 कितना हो गया 5 डायोप्टर आ जाएगा आंसर इसका। बोलिए और कोई डाउट। चलिए इतना रहने देते हैं आज के लिए, कल लाइव कराएंगे तो पूरा न्यूमेरिकल कल सोल्व करा देंगे, कुछ प्रूफ और करा देंगे। आज क्विज भेजते हैं ना ग्रुप में, आप लोग अपने से प्रैक्टिस कर करके मेरे पास भेजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए आप लोग का परीक्षा अच्छा जाए इसके लिए आप लोग को जो है कम से कम जो है अब लास्ट स्टेप है, आप मेहनत करके रखिए, हिम्मत नहीं आ रही है। बहुत लोग परेशान हो रहे होंगे पढ़ते पढ़ते पढ़ते, लेकिन यही है देखिए, जिसके लाइफ में परेशानी होता है वहीं आगे बढ़ता है, जिसके लाइफ में परेशानी नहीं रहता है वो समझ लीजिए उसका कोई फ्यूचर नहीं है। जिसके लाइफ में कोई परेशानी नहीं है तो समझ लीजिए उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसका कुत्ता बराबर भी वैल्यू नहीं है। ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए हमको, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं क्योंकि जिसके लाइफ में परेशानी नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं है, नथिंग। ठीक है, तो आपके लाइफ में परेशानी आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तभी परेशानी आ रहा है। चलिए रखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए न्यूमेरिकल पे आप कंसेप्ट नंबर 3 पे आते हैं। कंसेप्ट पहले देख लीजिएगा, एफ इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आएगा उस पर भी क्वेश्चन आता है। 1/f इक्विवेलेंट बराबर होता है
1/f1 1/f2 माइनस डी बाई f1 इंटू f2। ठीक है, इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एफ इक्विवेलेंट का होता है जैसे दो लेंस है, पहले लेंस का फोकल लेंथ f1, दूसरे लेंस का फोकल लेंथ f2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है, d है। तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी बाई f1 f2। और दोनों लेंस जब कांटेक्ट में रहेगा, संपर्क में रहेगा, कांटेक्ट में रहने का मतलब क्या, दोनों लेंस को टच कर दिए, तो जब टच कर देंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टच कर देंगे तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 की तरह आएगा। पहले फॉर्मूला नोट करिएगा। दो लेंस जो है d डिस्टेंस पे है, तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी बाई f1 f2 हो जाएगा। लेकिन कांटेक्ट में है, संपर्क में है, तो कांटेक्ट में हो जाने के बाद ये डिस्टेंस d 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे तुरंत बुआ, तो कुछ न्यूमेरिकल करा देते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाले आज कुछ मॉडर्न फिजिक्स का भी कराएंगे, कुछ मैग्नेट का, कुछ ऑप्टिक्स का भी है, ऑप्शन आया मेरे पास। इसको नोट करिए। क्या, चले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। जैसे इसको पी इक्विवेलेंट लिखेंगे ना, तो 1/f इक्विवेलेंट को हम पी इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, तो P1 प्लस P2 हो जाएगा ना, ये इस तरह से। चलिए अब इसको आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। चलिए अब इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। टू lenses of focal lengths 20 centimeter and 50 centimeter are placed at the separation of 20 centimeter. Then find equivalent focal length. पचास सेंटीमीटर, हिंदी लिखिएगा, 50 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर। यहाँ दोनों लेंस जो होगा ना कन्वेक्स होगा, ठीक है ना, इसमें साइन कन्वेंशन भी यूज होता है, कन्वेक्स का प्लस होता है, कनकेव का फोकल लेंथ माइनस होता है। हिंदी लिखिएगा, 20 सेंटीमीटर एवं 50 सेंटीमीटर के फोकस दूरियों वाला, 20 सेंटीमीटर एवं 50 सेंटीमीटर के फोकस दूरियों वाला दो उत्तल लेंस दो उत्तल लेंस एक दूसरे से, दो उत्तल लेंस एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात करें।
तो समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात करें। चलो सोल्व करिए तो। चलिए देखिए इसमें, देखिए इसमें साइन भी यूज करके रखना है, बता देते हैं। कन्वेक्स होगा ना तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कनकेव होगा ना तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव होगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए दोनों कन्वेक्स लेंस है, तो f1 प्लस 20, f2 प्लस 50, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। दोनों प्लस, यदि कनकेव होता तो माइनस आ जाता फिर। चलिए अब फोकल लेंथ क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा, 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ठीक है, f1 की जगह पर कितना होगा 20, f2 की जगह पर 50 माइनस d की जगह पर कितना आएगा 20, f1 की जगह पर 20 और f2 की जगह पे 50। ये 20 से 20 कट जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट 1/20 प्लस 1/50 माइनस 1/50, ठीक तो कट जाएगा। अब सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, f इक्विवेलेंट बराबर, सीधा करेंगे तो ये भी सीधा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ध्यान दीजिए इसमें सबसे मेन है साइन कन्वेंशन। क्या मेन है, साइन कन्वेंशन। कन्वेक्स का प्लस होता है और कनकेव का माइनस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला भी कन्वेक्स था तो 20, दूसरा भी कन्वेक्स था तो 50, कनकेव होता तो -50 हो जाता। डिस्टेंस 20 था, 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 1/f2 माइनस d/f1 f2। तो चलिए इसकी जगह पे लिख दिए 20, इसकी जगह पे 50, डिस्टेंस की जगह पर 20, f1 की जगह पर 20, f2 की जगह 50, 20 से 20 कट गया, ये 1/-50 हो गया, 1/-50 प्लस 1/-50, ये मतलब माइनस आइए प्लस खत्म हो जाएगा, 1/50 प्लस 1/50 दोनों खत्म हो जाएगा। इसको सीधा करेंगे तो इसको भी सीधा कर लेंगे, इसको नोट करिएगा वो। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं इसमें जो बार कई बार पूछा भी है, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 2 जो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहेगा समान फोकल लेंथ का एक कन्वेक्स है कनकेव है, बहुत बार पूछता भी पूछा भी है। समान फोकल लेंथ का कनकेव है कन्वेक्स है, दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं तो फोकल लेंथ या पावर पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू लेंसेज ऑफ इक्वल focal lengths are placed in contact if one is concave and other is convex, one is concave and other is convex, then
फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड पावर। हिंदी लिखिएगा। समान फोकस दूरियों का एक उत्तल लेंस, समान फोकस दूरियों का एक उत्तल लेंस एवं एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो उनकी समतुल्य फोकस दूरी एवं क्षमता ज्ञात करें। तो उनकी समतुल्य फोकस दूरी एवं क्षमता ज्ञात करें। चलिए, कनकेव है तो माइनस हो जाएगा और कन्वेक्स है तो प्लस हो जाएगा। देखिएगा इस पे। अब F1 तो प्लस F हो जाएगा, F2 कनकेव है तो माइनस F हो जाएगा। ठीक है। अब 1/, कंटेक्ट में है तो 1/F इक्विवेलेंट बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो 1/F1 जहां पे F आएगा, F2 को जहां पे माइनस F आएगा, दोनों 1/F1 में से 1/F1 खत्म हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा। चलिए इसको उल्टा करते हैं F इक्विवेलेंट, तो इसको उल्टा करते हैं तो 1/0 हो जाएगा। अब 1/0 किसके बराबर हो जाएगा? इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1/F में से 1/F खत्म हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो 0/1 लिख सकते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, इसको भी उल्टा करेंगे ना, तो इसको भी उल्टा करेंगे तो 1/0। 1/0 किसके बराबर हो जाएगा? इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा ना। चलिए इसका पावर निकालना हो तो पावर तो 1/F, तो 1/∞ पावर कितने के बराबर हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है डायरेक्ट, कहीं लड़ जाए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकता है डायरेक्ट। चलो तीसरा देखते हैं। टाइम कम है ना इसमें, तो कम समय में ज्यादा काम करना है, तो आप इसको वीडियो को आगे पीछे करके अपना देख सकते हैं। ठीक है, खड़े नहीं रहेंगे यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन है इसमें 3, देखिए इसमें क्या ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। पूछ सकता है P इक्विवेलेंट के लिए, तो P इक्विवेलेंट P1 प्लस P2 हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। चाहे F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पूछ सकता है, तो 1/F इक्विवेलेंट, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। देखिए इसी का पूछ सकता है इसमें ऑब्जेक्टिव। तो F1 इंटू F2, इसको कर देंगे तो F2 हो जाएगा, इसको कर देंगे तो F1 हो जाएगा। चलिए इसको सीधा करते हैं तो F इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको सीधा करते हैं तो ऊपर F1 F2 और नीचे हो जाएगा F1 प्लस F2। ये ऐसा पूछ सकता है। देखिए P इक्विवेलेंट P1 प्लस P2 और F इक्विवेलेंट को ऐसे, देखिए फॉर्मूला भले ऐसे है, इसको सोल्व करके ऐसा पूछ सकता है। इसी फॉर्मूला को सोल्व करके ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार पूछता भी, आप पूछ भी देगा फिर। तो ऑब्जेक्टिव का भी कंसेप्ट यहाँ पे रेडी रखिए। चलिए क्वेश्चन इस पे देखते हैं। क्वेश्चन 2 गो पावर है, ए गो पावर है 10 डायोप्टर और ए गो पावर है -5 डायोप्टर। अब फोकल लेंथ पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो P इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करेंगे? P1 प्लस P2, तो 10 डायोप्टर -5 डायोप्टर, कितना टोटल निकाल देंगे? 5 डायोप्टर। तो जब 2-3 को पावर हो तो सबको क्या कर देते हम लोग? 2-3 को पावर हो तो टोटल निकालने के लिए सबको क्या कर देते? जोड़ देते, जोड़ दिए हम। अब इसमें F इक्विवेलेंट निकालना हो तो देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए इसमें समय कम है इसलिए थोड़ा तेज में करा रहा है, जिनको डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा, समझा देंगे। फिर समय कम है तो थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा काम करना है, इसलिए थोड़ा तेजी में करा रहे हैं, हम पता है। बहुत धीरे जाएंगे तो ज़्यादा नहीं करा पाएंगे। तो P इक्विवेलेंट बराबर 1/F इक्विवेलेंट, तो F इक्विवेलेंट इधर आ जाएगा, तो 1/P इक्विवेलेंट तो इधर आ जाएगा। P का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 5
1/5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से गुना कर देंगे, तो इसको कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। चलिए अब आते हैं अगला टॉपिक, कंसेप्ट नंबर 4, हाफ लाइफ वाला। हाफ लाइफ वाला कई बार क्वेश्चन आता है, जो जो न्यूमेरिकल आता रहा है उससे बनवा देते हैं। फिर आपको एंगल ऑफ डीप बनेगा, फिर एनर्जी निकालना पड़ेगा, डीप रगली वेवलेंथ, उस सब पे भी आएगा, फिर सेल्फ इंडक्टेंस निकालने वाला भी इससे हो जाएगा। 3-4 बना दिए इस पे, कुछ प्रैक्टिस भी करा देते, इसका हो जाएगा। चलिए चलिए अब कंसेप्ट नंबर 4 आते हैं, हाफ लाइफ का कंसेप्ट। हाफ लाइफ मॉडर्न फिजिक्स का पहले जितना इंपॉर्टेंट है पहले करा देते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा भी करा देंगे कुछ। पहले इंपॉर्टेंट वाला डील कर देते हैं, सब्जेक्टिव भी करेंगे वो, लॉन्ग क्वेश्चन भी आज। हाफ लाइफ, देखिए हाफ लाइफ में बहुत सारा बार न्यूमेरिकल पूछता रहा है हाफ लाइफ का, और हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल जो है कई बार पूछता है कि इसका हाफ लाइफ इतना है तो इतना दिन में कितना बचेगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है, जो भी रिमेनिंग पार्ट होता है ना, रिमेनिंग पार्ट वो होता है, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ भाग, 1/2 का पावर n हो जाता है। जहां n होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बराबर। रिमेनिंग पार्ट मतलब बचा हुआ भाग, तो बचा हुआ भाग होगा 1/2 का पावर n, n जो होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। लाइफ्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ प्लूरल लिखना होगा ना, रहने देते हैं सिंगुलर में। चलिए तो चलिए इसको क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। इसको समझाने के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव substance age 1600 years, then find remaining part in 6400 years, in 6400 years। हिंदी लिखिएगा, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का की नहीं, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध जीवन काल, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1600 ईयर है, का अर्ध जीवन काल 1600 वर्ष है। तो 6400 वर्ष में, तो 6400 वर्ष में इसका कितना भाग शेष बचेगा। तो 6400 वर्ष में इसका कितना भाग शेष बचेगा। 6400 वर्ष में इसका कितना भाग शेष बचेगा। चलिए अब जाते हैं सॉल्यूशन पर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट मतलब बचा हुआ भाग, 1/2 का पावर n हो जाएगा। चलिए रिमेनिंग पार्ट मतलब बचा हुआ भाग, तो देखिए यहां पर समझना है, 6400 में पूछ रहा है, 1600 ईयर इसका हाफ लाइफ है और 6400 ईयर में पूछ रहा है, तो हाफ लाइफ का कितना गुना है, 4 गुना है। हाफ लाइफ का कितना गुना है, 4 गुना।
यदि 4800 साल में पूछता तो हाफ लाइफ का कितना गुना हो जाता? 3 गुना हो जाता। यदि 3200 साल में पूछता तो हाफ लाइफ का कितना गुना हो जाता? 2 गुना हो जाता। तो 1600 ईयर इसका हाफ लाइफ है, आप पूछ रहा है 6400 में, तो 6400 इसका कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा ना। तो वही एन का वैल्यू है। मान लीजिए 3200 साल में पूछता, 3200 साल में, तो 3200 साल में पूछता तो एन बराबर यहाँ 2 हो जाता। तो हाफ लाइफ 1600 ईयर है, ध्यान दीजिएगा। आप पूछ रहा है 64 में, तो इस हाफ लाइफ का कितना गुना है? 4 गुना है। तो 1/2 ऊपर पावर कितना हो जाएगा? 4। तो 1 बाई कितना हो जाएगा? 16। यानी कितना भाग शेष बचेगा? 1/16। यानी 16 भाग में से एक भाग ही बच रहा है, मतलब 16 रुपया में से 1 रुपया बचा हुआ है, तब 15 रुपया तो 6 हो गया है ना। 16 भाग में से एक भाग बचा हुआ है, तो 6 भाग कितना हो जाएगा? डिकेड पार्ट, मतलब 6 भाग, यानी 16 भाग में से एक भाग बचा हुआ है, इसका मतलब 15 रुपया 6 हो गया। यानी 16 भाग में से 15 भाग हमारा 6 हो गया है। जैसे मान लीजिए 8 भाग 6 हो गया है, यानी 7 में से, बोले 8 में से 7 भाग खत्म हो चुका है, तो जो बचा रहेगा वो एक ही भाग में रहेगा। फिर चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए, फिर टॉपिक इसको भी बदलेंगे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में चेंज कर देते हैं, बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 2, हाफ लाइफ जो है इस यहां पर देते हैं आपको 5 ईयर्स, तब पूछ देते हैं 15 साल में, रिमेनिंग पार्ट 15 साल में। चलिए हिंदी लिख लीजिएगा, इसका क्वेश्चन अपने से बनाइए, बना के आंसर कमेंट करिए, लिखिएगा, हिंदी लिखिए इसका क्वेश्चन का। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध जीवन काल, का अर्ध जीवन काल 5 वर्ष है, 5 वर्ष है, तो 15 वर्ष में इसका कितना भाग 6 होगा? 15 वर्ष में इसका कितना भाग 6 होगा? तो 15 वर्ष में इसका कितना भाग 6 होगा? छह होगा या शेष बचा, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले शेष बचा हुआ भाग निकालते हैं, फिर 6 भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। चलिए सुनिए, यहां पर देखिए, कमेंट करिएगा आंसर। 5 साल इसका हाफ लाइफ है, अब 15 साल में पूछ रहा है, तो इसका 3 गुना है ना, इसका 3 गुना है। 5 साल हाफ लाइफ है, 15 साल में पूछ रहा है, तो 1/2 का पावर क्या हो जाएगा? n। तो कितना हो जाएगा n? कितना गुना पूछ रहा है? इसका 3 गुना पूछ रहा है ना, तो 1/2 का पावर 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा ये। तो 1/8 जो हो गया इसका शेष भाग हो गया। अब 6 भाग देखिए कितना आ रहा है, 1/8 इसका क्या हो गया? शेष बचा हुआ भाग हो गया। तो 8 भाग में से एक भाग शेष बचा हुआ है, 8 भाग में से एक भाग शेष बच रहा है, तो कितना भाग 6 हो जाएगा? 7 भाग हो जाएगा, 7/8। मतलब 8 रुपया में से 1 रुपया बचा हुआ है, तो 8 रुपया में से कितना भाग लॉस हो चुका है? 7 भाग क्या हो जाएगा हमारा? लॉस हो चुका है। चलिए न्यूमेरिकल का अगला टॉपिक बदलते हैं। इस सब पे हम जो है ना एक
क्विज में सब इसमें बना के भेज देते हैं, जिसे आप लोग बना बना के इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं इसमें। कंसेप्ट नंबर 5, हीट प्रोड्यूस्ड। पहले जितना इंपॉर्टेंट हम सबको मिला के करा रहे हैं, कोई खास टॉपिक से नहीं करा, सबको पूरा फिजिक्स का मिला के करा रहे हैं, पूरा टोटल। उसके बाद से जो है, जो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट को करा रहा है, उसके बाद एक्स्ट्रा जैसे इसमें अब एंगल ऑफ डीप का भी आ जाएगा, तो एंगल ऑफ डीप का भी आएगा, भी हीट प्रोड्यूस की भी आएगा, उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ का भी आएगा। सबका जो भी जरूरी है वो कर लीजिए, नहीं तो न्यूमेरिकल ही दिक्कत कर देगा एग्जाम में। चलिए हीट प्रोड्यूस का करा देते हैं। पहले रुकिए, एंगल ऑफ डीप करा दे। एंगल ऑफ डीप बहुत लोग को दिक्कत है, हीट प्रोड्यूस तो बहुत लोग बना भी सकते हैं। चलिए एंगल ऑफ डीप कर लीजिए पहले। एंगल ऑफ डीप, नमन कोण। हीट प्रोड्यूस तो बहुत लोग बना भी सकते हैं, एंगल ऑफ डीप पर बहुत लोग लटक जाएंगे। नमन कोण, नमन कोण, नमन कोण। चलिए नमन कोण क्या होता है ध्यान दीजिएगा। नमन कोण क्या होता है सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, और यहां पर जो एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ डीप है, ध्यान दीजिएगा। तो पृथ्वी का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है वही एंगल ऑफ डीप है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन परिभाषा ही पूछ सकता है। आप ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ध्रुव पर 90 डिग्री क्यों होता है ध्यान दीजिएगा। 90 डिग्री ध्रुव पर क्यों होता है, देखिए यही ना पोल है, तो नीचे वाला साउथ है, ऊपर वाला नॉर्थ। ध्यान दीजिए 90 डिग्री क्यों होता है, तो आपका हॉरिजॉन्टल से मापेंगे तो पोल पर एंगल 90 डिग्री ही होगा ना। ऊपर का नॉर्थ पोल, नीचे का साउथ पोल, पृथ्वी का जो ध्रुव है तो ऊपर का नॉर्थ पोल, नीचे का साउथ पोल, हॉरिजॉन्टल से एंगल मापेंगे तो 90 डिग्री होगा ना। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। आप जो है कई बार पूछा है, पूछ भी देता है, पूछेगा भी। ध्रुवों पर, ध्रुव ऊपर, जैसे ध्रुवों पर, तो ध्रुव तो ऊपर नीचे होगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल मापना है तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वो नमन कोण हो जाएगा। तो यहाँ नमन कोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अरे यार लाइन कट गया।